बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले चैप्टर जो है पहला पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है। उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं और क्या हम एंट्री वगैरह अकाउंटिंग कैसे करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई पार्टनर हमारी फर्म से रिटायर हो जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं, अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो है हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि एक पार्टनरशिप फर्म होती है, उसका रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जब या तो कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई पार्टनर जाता है, चाहे वो डेथ की वजह से हो चाहे रिटायरमेंट की वजह से हो। इसके अलावा अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही अगर अपना आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो भी हम इसको क्या कहेंगे कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। और फर्म के रिकंस्टिट्यूशन पे क्या होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। इसके अलावा उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बिजनेस करने की, वो भी चेंज होती है। इसकी वजह से उनको अपनी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है वो उनकी बंद हो जाती है। एक तरह से वो डीड जो है हमारी खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे वो क्या करेंगे, एक नई डीड बनाएंगे, जिसमें जो नए पार्टनर्स होंगे वो रहेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा और उनके बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो उसमें रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उससे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे, इसकी वजह से नई डीड बनेगी। तो इसके अलावा हमें और क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं कि पार्टनर जो है वो रिटायर क्यों होता है। देखिए, हो सकता है कि उसको कोई दूसरा बिजनेस करना हो या उसके कोई पर्सनल रीजन हो, इस वजह से कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कभी भी रिटायर हो सकता है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, जो अदर पार्टनर है, वो उसको रोक नहीं सकते। मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टनर को रिटायर होने से रिमेनिंग पार्टनर नहीं रोक सकते। अगर कोई चाहता है कि मेरे को फर्म से अलग होना है तो वो हो सकता है। अब अगर दो ही पार्टनर है और उनमें से मान लीजिए कि अगर एक रिटायर होना चाहता है या फर्म से अलग होना चाहता है, तो उस केस में ये पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी, ये कंटिन्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कम से कम दो पार्टनर रहना। अगर एक चला गया तो पीछे तो एक ही रह गया। तो पार्टनरशिप जब रिटायर होगा कोई पार्टनर, इसका मतलब उनके पास में दो से ज्यादा मेंबर हैं। उनमें से अगर कोई एक चला गया तो उसके बाद में भी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब ये अगर रिटायर हो रहा है, इसकी जगह पे अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटली अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है या किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई, तो दोनों ही केसेस में, चाहे डेथ हो चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो, दोनों ही केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेम रहेगा। केवल इतना सा डिफरेंस होगा कि रिटायर अगर कोई करेगा तो इसके जो भी ड्यूज बनते हैं, जो भी इसको पैसा देना है, वो हम पार्टनर को देंगे। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो ड्यूज है हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ना, उसको हम देंगे। उसका लड़का, भाई या जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको हम उस पार्टनर से रिलेटेड जो भी ड्यूज है वो उसको हम पे कर देंगे। तो अब बात ये आती है कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस जाने वाले पार्टनर का, जिसको हम क्या कहेंगे, आउट गोइंग पार्टनर, उस जाने वाले पार्टनर का हमें क्या करना होगा, एक तरीके से हिसाब करना होगा। हमें ये देखना होगा कि उसको हमें नेट पेमेंट कितना करना है या उससे लेना है। तो यदि कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो उसको पार्टनरशिप फर्म की तरफ से क्या क्या मिलेगा। देखो, आसान सी बात है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, या क्या कहेंगे कि द पार्टनर जिसकी डेथ हो गई हो, तो उस केस में किसको देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो क्या ड्यू रहेगा, उसके लिए क्या क्या देंगे। तो आसान सी बात है, सबसे पहले तो हम उसको देंगे कि उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। भी अगर कोई हमारे फर्म के अंदर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, दो तीन पार्टनर्स ने मिलके, तो इनिशियली ये जो लोग पैसा लगाया इन्होंने, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो इस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो हमें उसको देना है। अगर मान लीजिए कि हम लोग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड से,
तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, कैपिटल के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। तो उसके करंट अकाउंट में क्या बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, हमें पे करना है। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, हमने बार बार पढ़ा है, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप फर्म जो है ये बैलेंस पे करेगी। तो क्रेडिट बैलेंस है तो हमें पे करना है, कैपिटल का हो चाहे करंट का हो। इसके अलावा जो पार्टनर जा रहा है, मान लेते हैं कि ये बिजनेस करते हुए इनको हो गए 10 ईयर्स, 10 साल हो गए, तो 10 साल में इस फर्म ने जो भी गुडविल बनाई, अब जो पार्टनर जा रहा है उसने मेहनत तो करी उस फर्म को बनाने में, तो वो जाते हुए गुडविल में अपना हिस्सा जो है वो लेके जाएगा। इसके अलावा इस फर्म ने कोई प्रॉफिट वगैरह कमा रखे थे जो अभी तक हमने पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किए, वो हमारे रिजर्व के अंदर रखे हुए भी। ठीक है, तो वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या जो रिजर्व है उसमें भी इसका हिस्सा बनेगा, जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म ने जो है कोई जमीन परचेज करी थी, कोई लैंड परचेज करी थी 10 लाख रुपीस की, आज से 3 इयर्स पहले। ठीक है, और आज की डेट में ये 10 लाख रुपीस की जो लैंड है ये 50 लाख की हो गई है। तो इसमें जो 40 लाख रुपए का जो इंक्रीज हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें भी ये जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो हम कहेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, हो सकता है कई बार एसेट के रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो, गेन हो, कई बार उसका लॉस भी हो, तो उसमें जो भी होगा वो हम रिटायरिंग पार्टनर का इसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से अब देखिए जनरली क्या होता है कि जो रिटायरमेंट होता है वो तो हो सकता है कि आप ईयर एंड पे ले लेते हैं, 31 मार्च को जो है पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन क्या डेथ ईयर एंड पे होना जरूरी है क्या, हो सकता है किसी पार्टनर की जो है वो 10 जून को डेथ हो गई, तो अब क्या करेंगे, या हो सकता है कि किसी को जरूरत हो गई और उसने 1 जुलाई को रिटायरमेंट ले लिया, तो हमारा जो लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो कब बना होगा, 31 मार्च को। पार्टनर कब जा रहा है हमारा, 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई और जून इस 3 महीने में जो हमने प्रॉफिट कमाया है तो उसमें भी उस पार्टनर को हिस्सा देना होगा। तो हम कहेंगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस दिन हमने हमारे अकाउंट्स फाइनल किए उसी दिन ही कोई पार्टनर रिटायर हो। अगर कोई पार्टनर अगर बीच में हुआ है, अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर रिटायर हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस डेट तक का जो प्रॉफिट है वो भी हम उसको देंगे। इसके अलावा उस पार्टनर ने जो कैपिटल दे रखी है उस पर इंटरेस्ट देंगे, अगर वो ईयर एंड के बाद में रिटायर होता है तो। अगर 31 मार्च को रिटायर हो रहा है तो क्या मानेंगे हम कि उसको हमने दे दिया होगा, जब हमने हमारे अकाउंट्स बनाए होंगे, जब हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो हमने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है तो इस 3 महीने का जो है वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसको देंगे। इसी तरीके से इस 3 महीने की उसकी जो भी सैलरी कमीशन बनता है वो भी हमें देना है। किस डेट तक देना है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक का उसका सारा हिसाब हमें करना है। तो ये तो कुछ पेमेंट हो गए जो कि हम पार्टनर को पे करेंगे, फर्म क्या करेगी, पार्टनर को देगी, इसके लिए फर्म के लिए क्या है, ये लायबिलिटी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फर्म है वो हो सकता है कि उस पार्टनर के मांगती हो, ये इससे लेगी कि नहीं आप हमें रुपए दीजिए, तो वो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये जो भी पैसा फर्म को पार्टनर से लेना है हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसमें से, जितना हमें पार्टनर को देना है। मान लेते हैं हमने अभी तक कैलकुलेट किया कि इस पार्टनर को हमें जो है टोटल जो बाहर जा रहा है उसको 15 लाख रुपए पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 15 लाख रुपीस पार्टनरशिप फर्म को रिटायर होने वाले पार्टनर को देने हैं, उसके कैपिटल अकाउंट, उसके करंट अकाउंट, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का प्रॉफिट, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिटायरमेंट डेट तक के प्रॉफिट के लिए 15 लाख रुपए देने हैं। अब इसमें से हम क्या क्या डिडक्शन करेंगे, क्या क्या काट लेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि इस पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी है तो हम वो डिडक्ट कर लेंगे। इसके अलावा उसकी जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट है वो भी हम चार्ज करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो 1 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं तो अप्रैल मई और जून में प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो गया, हम वो भी इससे माइनस कर लेंगे। जिस तरीके से हमारे लैंड के वैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था, अगर लॉस हो गया तो वो भी हम इससे क्या कर लेंगे, रिकवर कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। इसी तरीके से हो सकता है कि हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड में कोई लॉसेस इकट्ठे कर रखे हो हमने जो पहले डिवाइड नहीं किए, तो वो भी हम इससे क्या करेंगे, वसूल करेंगे। और इसके अगर करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो भी हम इससे लेंगे। मैंने आपको क्या बताया,
क्रेडिट बैलेंस का मतलब है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर को। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब फर्म के लिए असेट है और फर्म क्या करेगी, इसको रिकवर करेगी, पार्टनर का जो भी हिस्सा बनता है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 15 लाख रुपए का पेमेंट बनता था। मान लेते हैं कि ये जो हमारी रिकवरी है सारी, ये 3 लाख रुपए की कैलकुलेट होती है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉसेस सब मिला के। तो 15 लाख रुपए देने हैं और 3 लाख रुपए उससे रिकवर करने। तो हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको नेट कितने रुपए का पेमेंट कर देंगे, 12 लाख रुपीस का हम उसको नेट पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और ये पेमेंट कैसे करना है इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि पार्टनर की डेथ हुई है तो ये 12 लाख रुपए हम क्या करेंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर देंगे, जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा या जो भी हम उसको कहते हैं ना कि लीगल हेयर कौन है, वारिस कौन है, हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, तो हमें अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे। सबसे पहले बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे 3 पार्टनर थे और अगर इनमें से एक पार्टनर चला गया या इसकी डेथ हो गई, तो उस केस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, जो हमारे पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे उनका न्यू रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। मैंने बताया जो पार्टनर फर्म से जा रहा है वो क्या कहेगा कि इस फर्म को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, इस फर्म की एक गुडविल बनी है, तो अगर मैं जा रहा हूं तो उसके बाद में ये गुडविल के बेसिस पे आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, इस फर्म की गुडविल के कारण आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो तो आप दोनों का होगा, तो मेरे को इस गुडविल में से हिस्सा दे दीजिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे, क्योंकि जाने वाले पार्टनर को अगर एसेट के गेन होता है तो उसको हिस्सा देंगे, लॉस होता है तो उससे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। साथ ही साथ हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे अकाउंट्स फाइनल हो गए हैं और पार्टनर जो है वो बाद में किसी डेट को रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, मान लेते हैं 1 जून को हो गया, तो अप्रैल और मई जो 2 महीने हैं इसका हम प्रॉफिट, इसका कमीशन, जो भी लॉस वगैरह या जो भी होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसका हिस्सा जो है वो उसको देंगे। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और सबसे मेन लास्ट में पढ़ना है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि 12 लाख रुपए का नेट पेमेंट करना है, तो ये 12 लाख रुपए क्या आप एक साथ पे कर देंगे या आप इसको 6-6 लाख रुपए 2 बार में पे करेंगे या 1-1 लाख रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट करेंगे, किस तरह से पे करना है, तो उसका सेटलमेंट कैसे करना है वो हम जो है सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पर सबसे अच्छी बात यह कि हमारे जो भी टॉपिक है, नया प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये सारे टॉपिक हमने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे पढ़े हैं, आप ये मान के चलिए कि 90% उसी के जैसे हैं, सेम तरीके से हैं। तो आप उस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पार्टनर के रिटायर होने पे या डेथ होने पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ उनका सैक्रिफाइस रेशियो या गेन रेशियो जो है वो क्या होगा, ये भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इससे रिलेटेड जो बेसिक है थियरी है वो पढ़िए, क्योंकि उसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।